हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार YouTube चैनल द एक्सप्रेस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहली क्लास में हम लोग ने देखा था ऋग्वैदिक काल तक। आज वैदिक काल में दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो आज उत्तर वैदिक के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका स्रोत स्रोत भारत में प्रारंभिक स्थल, निवास स्थल, भारत में प्रारंभिक निवास स्थल, फिर सोसाइटी, राजनीति, फिर आते हैं अर्थव्यवस्था, और लास्ट में देखेंगे धर्म संस्कृति। तो हम लोगों को उत्तर वैदिक काल में देखना है कि स्रोत क्या थे, भारत में प्रारंभिक निवास स्थल क्या थे, फिर समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्रोत। अब इसमें जो है पहली हेडिंग है उत्तर वैदिक स्रोतों से परिचय। उत्तर वैदिक स्रोतों से परिचय, और ये लेक्चर 2 है वैदिक काल का। पहला हेडिंग है इसमें उत्तर वैदिक स्रोतों से परिचय। उत्तर वैदिक स्रोतों से परिचय। इसमें पहला है सामवेद। सामवेद सामवेद में लिखिएगा कि यह जो है गायन से संबंधित रचना है। यह गायन से संबंधित रचना है और इसका जो उद्देश्य था यज्ञ के दौरान गीत गाने के लिए, यज्ञ के दौरान गीत गाने के लिए इस उद्देश्य से सामवेद की रचना की गई थी। भारत में संगीत की उत्पत्ति इसी से माना जाता है। भारत में संगीत की उत्पत्ति इसी से माना जाता है, क्योंकि इसमें आलाप, वाद्य यंत्र और गायन की सर्वप्रथम चर्चा हुई है। आदि की सर्वप्रथम चर्चा हुई है। और ये ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद के छंदों को लेकर बना है। केवल इसमें 75 छंद नए हैं। 75 नए छंद हैं। फिर इसके बाद दूसरा हेडिंग है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद हम लोग देखेंगे कि यह कर्मकांडों का संकलन है। इसमें कर्मकांडों का संकलन है। इसमें यज्ञ और बलि के दौरान किए जाने वाले विधि विधानों का उल्लेख है। विधि विधानों का उल्लेख है। और यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में है। इस यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। फिर इसमें तीसरा हेडिंग डालिएगा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखिएगा यह आम लोगों से संबंधित ग्रंथ है। यह आम लोगों से संबंधित ग्रंथ है। इसमें वशीकरण, इसमें वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास आदि का उल्लेख है, आदि का उल्लेख है। इसमें रोगों के उपचार की विधियां, रोगों के उपचार की विधियां और रोगों के उपचार की विधियां, उसके बाद में आयुर्वेद, अथर्ववेद है, रोगों के उपचार की विधियां तथा आयुर्वेद की चर्चा है। और भारतीय चिकित्सा शास्त्र, भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति अथर्ववेद से ही माना जाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र की उत्पत्ति अथर्ववेद से ही माना जाता है। अब नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कि प्रथम 3 ग्रंथ को, प्रथम 3 वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, प्रथम 3 वेद को वैदिक त्रय कहा जाता है। वैदिक त्रय कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को नहीं सम्मिलित किया गया है। फिर इसके बाद में अब भारत में 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद में उत्तर वैदिक स्रोतों से परिचय में ही तीन स्रोत और हैं। इसमें फिर आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें जो है, इसके आगे है ब्राह्मण ग्रंथ। अगला डालिएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में लिखिएगा कि यह कर्म कांडों का संकलन है, यह कर्म कांडों का संकलन है। इससे वैदिकों के आर्थिक, वैदिकों के आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन पे प्रकाश पड़ता है। जीवन पे प्रकाश पड़ता है। यह हो गया ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में इनके आर्थिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है। फिर आता है आर्णयक। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आ जाता है आर्णयक। 5वां है आर्णयक। आर्णयक, यह इस ग्रंथ में लिखिएगा आर्णयक में कि यह वेदों के रहस्य एवं चिंतन से जुड़ा हुआ है। यह वेदों के रहस्य एवं चिंतन से जुड़ा हुआ है और ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के बीच का ये कड़ी माना जाता है। ब्राह्मणों और उपनिषदों के बीच का यह कड़ी माना जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद में लिखिएगा कि इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है और यह वेदों के दर्शन से संबंधित है। यह वेदों के दर्शन से संबंधित है और उपनिषदों में कर्मकांडों की अवहेलना की गई है। उपनिषदों में कर्मकांडों की अवहेलना की गई है तथा उपनिषद में ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए बताया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। फिर अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया स्रोत के बारे में, स्रोत से परिचय। फिर हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान। उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान। उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान।
निवास स्थान, ये हेडिंग है। अब इसमें लिखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक आर्यों ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया, जिससे आर्यों को भारत के आंतरिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी हुई। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ में गंगा यमुना द्वाब, मगध, काशी, अंग, विदेह एवं कौशल और नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत की चर्चा मिलती है। फिर आर्यों ने इस काल में कुछ भौगोलिक स्थानों का चर्चा किया है। वह उनके निवास क्षेत्र हैं और जिन भौगोलिक जगह की इन्होंने चर्चा की है स्थान की, वो निम्न है। पहला है ब्रह्मवर्त, ये है कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र। फिर आता है ब्रह्म ऋषि देश, ये आ जाता है गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र। गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र, ये हो गया। फिर आपका तीसरा आ जाता है आर्यावर्त, ये है उत्तरी भारत। फिर चौथा आ जाता है मध्य देश जो है, यह है आपका विंध्य से हिमालय तक। तो ये तो हो गया कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान, जिसमें उनके ग्रंथ में भी चर्चा मिली कुछ जगहों के, जैसे गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र हो गया, फिर कौशल, अंग, विदेह, मगध, काशी, इन सब के बारे में। फिर जो भौगोलिक स्थानों के बारे में चर्चा मिली, उनके जो निवास स्थान थे उसमें थे ब्रह्मवर्त, ये कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था। ब्रह्म ऋषि देश, ये गंगा यमुना द्वाब का क्षेत्र था। आर्यावर्त उत्तरी भारत था। मध्य देश विंध्य से हिमालय तक। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था। उत्तर वैदिक काल का समाज या उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन, कुछ भी, उत्तर वैदिक काल का समाज, ये हेडिंग है। अब इसमें लिखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने कबीलाई समाज का परित्याग कर अस्थाई जीवन में प्रवेश किया। कबीलाई समाज का परित्याग कर अस्थाई जीवन में प्रवेश किया। समाज में संपत्ति जो है प्रमुख हुई और समाज टूटकर चार वर्णों में विभक्त हुआ। अब चार वर्णों में जब विभक्त हुआ समाज इनका, तो वो वर्ण थे, देखो 1 2 3 4 वर्णों में विभक्त हुआ। जो ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया क्षत्रिय, ये हो गया वैश्य, ये हो गया शूद्र। चार वर्णों में विभाजित हुआ और
ये जो था वैश्य वाला, इसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार, व्यवसाय, व्यवसाय, यही केवल टैक्स देते थे। केवल जो वैश्य में कृषि, पशुपालन, व्यवसाय वाले थे टैक्स कर देते थे, और ये जो शूद्र आते हैं नीचे, ये ऊपर के तीनों का ध्यान रखते थे, मतलब काम वगैरह करते थे। अब इनमें जो है प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जो है, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था क्रम प्रधान थी, मतलब वो जैसा काम करते थे वैसे उनको माना जाता था, क्रम प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था, द्विज कहा जाता था, और इन्हीं को उपनयन, उपनयन, जनेऊ, उपनयन का मतलब जनेऊ, उपनयन धारण करने का अधिकार था केवल इन्हीं तीन को। आगे लिखिएगा इसमें कि सभी वर्णों की महिलाओं को, सभी वर्णों की महिलाओं को और शूद्रों को उपनयन के अधिकार से वंचित किया गया, उपनयन के अधिकार से वंचित किया गया, और इन सभी को अधम, इन सभी को अधम, अधम मतलब निम्न कोटि, निम्न कोटि, अधम मतलब निम्न कोटि, अधम जो है निम्न कोटि में रखा गया, निम्न कोटि में रखा गया। और इसके बाद में यहां हम लोग एक चीज ये देखेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा कि हाँ, नोट करके लिख लीजिएगा कि उत्तर वैदिक काल में अभी अस्पृश्यता का उद्भव नहीं हुआ था, मतलब छुआछूत का उद्भव नहीं हुआ था, क्योंकि रत्नकार जो शूद्र वर्ग से आता था, रत्नकार जो शूद्र वर्ग से आता था, उस समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा अच्छी थी और उसे उपनयन का अधिकार भी था। तो अभी यहाँ पे अस्पृश्यता जो है का उद्भव विकास नहीं हुआ था। फिर हम देखेंगे इसमें महिलाओं की स्थिति क्या रही। महिलाओं की स्थिति क्या रही, महिलाओं की स्थिति, इसमें हम लोग देखते हैं कि इस काल में महिलाओं की स्थिति में महिलाओं की स्थिति में उनके कमी आई, उन्हें सभा समिति में उनका महत्व खत्म हुआ, सभा समिति में उनका महत्व खत्म हुआ, बाल विवाह प्रारंभ हुआ, बाल विवाह प्रारंभ हुआ, बाल विवाह प्रारंभ हुआ। इस काल के ग्रंथ में महिलाओं की निंदा की गई, इस काल के ग्रंथ में महिलाओं की निंदा की गई। और ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ये भी एक ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि पुत्री दुख का कारण है, पुत्री दुख का कारण है। अब हम लोग देखते हैं कि कबीलाई जो प्रथा थी इनकी, कबीलाई को त्याग कर इन्होंने अस्थायी जीवन में प्रवेश किया। तो हम लोग देखते हैं कि महिलाओं में जो है अभी भी बहुविवाह, एक से अधिक विवाह और नियोग प्रथा दोनों चली आ रही थी। इस काल में गोत्र की स्थापना हुई, गोत्र की स्थापना, गोत्र की स्थापना हुई, और गोत्र की स्थापना हुई, और इसकी सर्वप्रथम चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। गोत्र की जो चर्चा है वो अथर्ववेद में सर्वप्रथम मिलती है। फिर इस काल में आश्रम व्यवस्था आया, आश्रम व्यवस्था, इस काल में आश्रम व्यवस्था आया। जब समाज चार वर्णों में टूटकर चार भागों में जब विभक्त हुआ,
तो आश्रम व्यवस्था आया, और आश्रम व्यवस्था में महिलाएं और जो नीचे से निचले वर्ण थे उनको पालन करने के लिए छूट था कि उनका इच्छा पालन कर सकते हैं या नहीं। आवश्यक नहीं था, पालन करना कोई आवश्यक नहीं था उनके लिए, महिलाएं और नीचे जो वर्ण के लोग थे उनको। तो ये तो हो गया समाज इनका। कुछ इसमें चेंजेस आए और कुछ पुरानी ऋग्वैदिक काल वाला ही चला आ रहा, जैसे बहु विवाह नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में था, शिक्षा का। लेकिन इसमें जो उनकी मतलब इनके उत्तर वैदिक वेदों में जो है ग्रंथ में महिलाओं के बारे में उनकी मतलब अवहेलना लिखी गई, और उसके बाद में अवहेलना हुई और महिलाओं की सभा समिति में जगह कम दिया गया, महत्व कम हुआ, बाल विवाह प्रारंभ हो गया। तो कुछ चेंजेस आए और कुछ पुरानी ही रही। ये था उनका समाज। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ये हेडिंग है उत्तर वैदिक काल का राजनीति। इसमें लिखिएगा कि इस काल में धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। इस काल में धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। राजा की पहली जो स्थिति थी उससे उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों द्वारा देवत्व का रूप बताया गया। अब इसमें जो पुरोहित थे उन्होंने राजसूय यज्ञ कराते थे। जब उनका मतलब राजा जो बनते हैं उनके पहले जो ये कराया जाता था राजसूय यज्ञ। फिर एक वाजपेयी यज्ञ हो गया। ये रथ दौड़ भी कहते हैं इसे, रथ दौड़। और ये अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ों को छोड़ा जाता था। तो इन सब चीजों से पुरोहितों ने जो है राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, और कबीले के किसी भी अन्य सदस्य से राजा को अधिक महत्व दिया गया, और पुरोहितों के द्वारा ये सब चीजें की गई। तो राजा की स्थिति पहले से बेहतर हुई। लेकिन अभी भी राजा के पास जो है अपनी सेना नहीं थी। युद्ध के लिए वो कबीले पर ही आश्रित थे। पहले जो भेद था अब वो कर में बदल गया। पहले जो भेद हुआ करता था वो कर में बदल गया। और अब यहां जो है अधिकारी तंत्र की नींव पड़ी। अब यहीं पे अधिकारी तंत्र की नींव पड़ी, और कई सारे अधिकारियों की यहाँ पे चर्चा मिलती है। लेकिन उसमें से जो है संग्रही और भाग दूध नामक जो है कर अधिकारी की चर्चा मिलती है। मतलब ये दोनों कर इकट्ठा करते थे। तो ये हो गया राजनीति, उत्तर वैदिक काल का राजनीति, जिसमें पुरोहितों ने राजा का मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया राजसूय यज्ञ के द्वारा, वाजपेयी यज्ञ के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। इसे रथ दौड़ भी कहते हैं। और ये जब राजा बनने से पहले जब उनको मुकुट पहनाया जाता है उसके पहले का यज्ञ है राजसूय, वाजपेयी। अश्वमेध में घोड़ों को छोड़ा जाता था, हम लोग जानते हैं। ये हो गया राजनीति। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था। और राजनीति में ही जो है कुछ उत्तर वैदिक काल के कुछ दार्शनिक राजाओं के नाम के बारे में भी चर्चा होती है। जैसे विदेह के राजा जनक, कैकेयी के अश्वपति, और पांचाल के प्रवाह, ऐसे कुछ नाम था। उसके बाद में आ जाता है काशी के अजातशत्रु आदि, इन सब की चर्चा मिलती है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था।
उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था, हेडिंग डाल लीजिएगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को हम लोग देखते हैं 3 चीजों में डिवाइड करके। अर्थव्यवस्था में लिखिएगा कि इस काल में अस्थाई जीवन को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। पहला कृषि। अब कृषि में लिखिएगा कि कृषि द्वितीयक के बजाय प्राथमिक व्यवसाय बना और कृषि में जो है चावल, व्रीहि, सर्वप्रथम साहित्य में जो है चावल के बारे में चर्चा हुई। और इस उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे आर्यों में, वो जुताई, बुआई, निराई ये सब करते थे। और 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, यहाँ तक कि 24 जोड़ा बैलों से खेतों को जोता जाता था, ये भी साक्ष्य मिले हैं। जोता जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि हो गया। अब पशुपालन पूर्व की तरह चला आ रहा था, बस ये प्रथम के बजाय द्वितीयक व्यवसाय बन गया। क्योंकि ऋग वैदिक काल में पशुपालन पहले था, कृषि दूसरे पे था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि पहले हुआ और पशुपालन दूसरे पे हुआ। फिर हम लोग देखते हैं शिल्प उद्योग व्यवसाय। इसमें जो है सोना चांदी, तांबा, कांसा आदि का व्यवसाय। मृद भांड का व्यवसाय एवं चटाई, बुनाई आदि इन सब का व्यवसाय होता था। और इसमें नोट करके लिखिएगा कि इस काल में लोहे के व्यवसाय की महत्ता स्थापित हुई। और साहित्य में लोहे के लिए दो शब्द प्रयोग में आता था। एक जो है श्याम अयस, एक शब्द है श्याम अयस और दूसरा है कृष्ण अयस। साहित्य में इन 2 शब्दों के बारे में चर्चा हुई। इन 2 शब्दों को लोहे के लिए प्रयोग हुआ। और जो साक्ष्य मिले सर्वप्रथम, वो अतरंजी खेड़ा, एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहीं से लोहे के साक्ष्य मिले। ये हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि समग्र वैदिक काल में जो ये वस्तुओं का जो लेन देन था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली से ही होता था। मुद्रा का चलन नहीं था। इसके आगे मुद्रा का चलन हुआ, मतलब इस काल में नहीं, इस काल के आगे जब जाएंगे तो मुद्रा का चलन वहां पे मिलेगा। यहां पे इस काल में 2 शब्द मिलते हैं। इस काल में 2 शब्द मिलते हैं, सत्य और निष्क और सत्यमान। ये 2 शब्द मिलते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब था कि ये दोनों शब्द आभूषण थे। ये दोनों शब्द जो है आभूषण थे। निष्क जो है गले का आभूषण था, गले का, और ये जो है चांदी का आभूषण था। लेकिन इन्हीं दोनों शब्दों का यूज जो है आगे चलकर अन्य काल में मुद्रा के रूप में हुआ, निष्क और शतमान का।
अब हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट में धर्म कैसा था। उत्तर वैदिक काल में धर्म, हेडिंग डाल लीजिएगा धर्म। और उत्तर वैदिक काल में धर्म दो डिवाइड है, दो में। कर्म कांडीय धारा, दो धारा में डिवाइड है धर्म। पहला है कर्म कांडीय, कर्म कांडीय धारा, और दूसरा है दार्शनिक धारा, दार्शनिक धारा। कर्मकांडीय धारा में लिखिएगा कि इसमें जो है, इसमें तंत्र मंत्र पशु बलि, इसमें तंत्र मंत्र पशु बलि और यज्ञ को बढ़ावा मिला, यज्ञ को बढ़ावा मिला। देवी देवताओं की पूजा यज्ञ के द्वारा, मंत्र से और यज्ञ के द्वारा किया जाने लगा। और इसमें सर्वप्रथम पहली बार विष्णु, सर्वप्रथम पहली बार जो है विष्णु तथा रुद्र को स्थापित किया गया। विष्णु पहले भी थे लेकिन इनका महत्व कम था। अब इसमें दार्शनिक धारा में जो है, इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं, इसे उपनिषदों की धारा भी कहते हैं। इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई है, कर्मकांडों की निंदा की गई है। और इसमें ज्ञान तथा उपनिषदों पर बल दिया गया है इसमें। और यज्ञ को, दार्शनिक धारा में यज्ञ को जो है टूटी हुई नौका बताया गया है, यज्ञ को जो है टूटी हुई नौका बताया गया है। तो ये तो हो गया समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म। अब इसके बाद में इसमें आता है वैदिक साहित्य, जो है एक परिचय करके हेडिंग आएगा। लेकिन उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वो किसी भी बुक में मिल जाएगा। उसमें जैसे इसमें और भी ग्रंथ थे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ऐत्रेय ब्राह्मण, और जितने भी छोटे उपनिषद हो गए, ये जो मतलब ग्रंथ इसमें मिले हैं, उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है, यही सब केवल उसमें बताया गया है। तो हम लोगों का आज खत्म हो गया वैदिक काल। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे, कल से हम सब पढ़ेंगे बुद्ध काल, बुद्ध काल। ये जो है हम सब देखेंगे बुद्ध काल कल से। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह सुबह एनर्जी के साथ एकदम फुल। थैंक यू।